बढ़ेंगे और अब जुड़ते हैं ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर से सजीत मंघाट से। उनसे समझते हैं कि आज के लिए बाजार की चाल वो कैसी देख रहे हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजार में आज अच्छी खासी रिकवरी नजर आ रही है। एशियाई बाजार भी आज तेज है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस भी बेहतर हैं। डोमेस्टिक मार्केट के लिए किस तरह का इम्पैक्ट आज देखना होगा? देखिए, कल के बाज़ार में देखा जाए तो यूएस मार्केट्स में थोड़ा सा रिबाउंड देखने को मिला। आपके टेक स्टॉक्स में भी थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। आप डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक तीनों ऊपर थे। नैस्डैक 1.29% ऊपर था। एशिया बाज़ार में देखें तो कॉस्पी का में अच्छा रिबाउंड आया, 11%, 11.5% ऊपर था आज सुबह। कल वो 12% गिरा था, तो पिछले 2 दिन में 10% और 12% गिरने के बाद आज 11.5% ऊपर है कॉस्पी। और निकाई भी आज ऊपर है और हैंगसेंग भी ऊपर है। तो थोड़ा सा जो ऑयल में थोड़ा सा जो प्रेशर था वो थोड़ा सा ईज होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। और यूएस ने जो कहा था कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से सारे शिप्स को प्रोटेक्ट करेगा या और उनकी जो डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है वो इंश्योरेंस को बैक करेगी, तो वो भी एक कारण है कि जिसकी वजह से थोड़ी सी जो नर्वसनेस है वो कम हुई है ऑयल मार्केट में। और ऑयल स्टेडी है आज के डेट में, उसमें इतनी बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से अभी शिप्स निकल जाएंगी, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इंश्योरेंस अभी भी एक बड़ा सवाल है इन सारे शिप्स के लिए। और वो एक बड़ा प्रॉब्लम होगा एशिया एक कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि लगभग 90% जो वहाँ से जो ऑयल निकलता है वो एशिया में जाता है। और एशिया में कंट्रीज जैसे सिंगापुर होंगे, हांगकांग या बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी डिपेंडेंट हैं ऑयल और गैस दोनों के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पर वो नर्वसनेस रहेगी। बट फ़िलहाल जो देखने को मिल रहा है वो एक रिकवरी है। टेक में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है कोरिया में। और हम अपने मार्केट में भी थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो गिरावट हो रही थी उस पर थोड़ी सी ख़रीदारी देखने को मिलेगी आज। और थर्सडे है आज, तो आज सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी होगा, तो वो भी एक कारण रहेगा जो मार्केट में हावी रहेगा। बट भारतीय मार्केट को देखें तो हम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिकवाली देख रहे हैं। इसमें पिछले 3 दिन से हम देखें तो कल भी देखें तो लगभग 8,750 करोड़ के ऊपर की नेट सेलिंग रही है एफआईएस की, और डीआईएस की 12,000 करोड़ की बाइंग रही। अगर सेलिंग हो भी रही है तो बाइंग सपोर्ट भी है इस मार्केट में। और जो स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मोस्टली फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। बट ओवरऑल मार्केट का आज मूड देखें तो थोड़ा सा आज बेटर है। पिछले 2-3 दिन के पिछले 2-3 दिन तो काफ़ी नेगेटिव मूड रहा, बट आज बेटर मूड है। थोड़ा सा रिकवरी होने की उम्मीद देखने को मिल रही है, बट वो इसी में दायरे में रहेगा मार्केट आज भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर थोड़ी रिकवरी हमारे बाज़ारों में भी आज देखने को मिल सकती है। लेकिन सजित सर, अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप सरकार को टैरिफ रिफंड करने के आदेश दिए हैं। सुबह सवेरे ये खबर आई है। इस खबर को कैसे देखना चाहिए? इसका कितना इम्पैक्ट दिख सकता है हमारे बाज़ारों पर, या ग्लोबली अगर देखें तो कितना इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ रिफंड करने का आदेश दिया है, पर उसके सेम टाइम स्कॉट बेसेंट ने ये भी कहा कि अब वो 15% टैरिफ भी लगाएंगे। आपको याद होगा कि उन्होंने 10% का तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला था, 15 का अभी तक निकाला नहीं है, तो वो भी निकलेगा। और ट्रंप अभी ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका पुराने टैरिफ भी लगा सकता है आगे जाके बाकी सारे कंट्रीज़ पे, तो वो टैरिफ अनसर्टेनिटी अभी भी है। तो आपके पास 2 अनसर्टेनिटी आज की डेट में खेल रही हैं। एक तो है जियोपॉलिटिकल, जो कि यूएस, इजराइल और ईरान के चलते मिडल ईस्ट में पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन और ऑयल शॉक की
हम कगार पे हैं। और दूसरी जो है ये टैरिफ अनसर्टेनिटी जो यूएस लगातार पुश कर रहा है बाकी कंट्रीज़ के साथ। 10% के बाद 15% की बात हो रही है और 15 के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि वो वापस वही टैरिफ लगा सकते हैं कंट्रीज़ पे जो मानेंगे नहीं। तो टैरिफ अनसर्टेनिटी इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ के लिए, जैसे हमारे लिए, अभी भी जारी है। हाँ, ये इसको नेविगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील है, अगर वो जल्दी फ्रेमवर्क होता है तो वो एक कारण रहेगा उसको कि वो उस में स्टेबिलिटी रहेगी। पर इंडिया भी चाहता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी रहे ट्रेड डील पे और क्या टैरिफ आएंगे उस पर। वो ऐसे टैरिफ पे जाके साइन नहीं करना चाहता जहाँ पर ओवरऑल अमेरिकी टैरिफ नीचे हो और वो एक हायर टैरिफ पे वो इंपोर्ट कर रहा हो, या तो वो भी एक या एक्सपोर्ट कर रहा हो, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा इस मार्केट में। तो दो चीज़ें हैं जो आज के डेट में बड़ी अनसर्टेनिटी लेकर आ रही हैं। एक तो यूएस जियोपॉलिटिकल रिस्क और ये एक अनसर्टेनिटी जो कि टैरिफ का है, और ये मार्केट को नर्वस और कॉशियस रखेगा नियर टर्म में। बिल्कुल सर, ग्लोबल सेटअप तो समझ यहाँ पर विस्तार से आपने बताया, लेकिन साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों की अगर बात करें, एफआईएस की बिकवाली, डीआईएस की खरीदारी के बीच बाजार का ओवरऑल सेटअप आज कैसा दिखेगा? देखिए, एफआईएस ने कल बिकवाली की थी 8,750 करोड़ की, डीआईएस ने 12,000 करोड़ की खरीदारी की थी। तो नेट हम देखें तो 3,000 करोड़ की बाइंग हुई है इंस्टीट्यूशंस की सेकेंडरी मार्केट में कल। अगर हम स्टॉक्स में देखें तो सबसे ज़्यादा स्टॉक्स कौन से इम्पॉर्टेंट थे या सबसे ज़्यादा मूव किया, वो रिलायंस था। कल लगभग 3,000 करोड़ की डिलीवरी हुई है रिलायंस में कल, और 63% का डिलीवरी परसेंटेज भी है। रिलायंस का स्टॉक कल थोड़ा सा प्रेशर में भी था। 1,300 को काफ़ी डिफेंड किया उसने कल स्टॉक ने। हमने देखा कि पुट ऑप्शंस में भी 1,300 का पुट जो था काफ़ी एक्टिव रहा रिलायंस के लिए। बट उसके अलावा जो है फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी भी वीकनेस देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन सारे स्टॉक्स में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। और बिकवाली एलएनटी एक स्टॉक है जिसमें 4.5% और गिरा है शेयर, वहाँ पर भी हमने बिकवाली देखी। एसबीआई, इन्फोसिस, एमएनएम, बीएल, ये सारे के सारे जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स हैं, इन सब में बहुत बिकवाली देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्जिन ट्रेड की जैसे जो कोलैटरल दिया गया वहाँ पर भी सेलिंग आई है थोड़ी बहुत, क्योंकि मार्केट इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि 24,500 के नीचे मार्केट जाए, पर 24,500 के नीचे गया, 400 के नीचे, 24,400 के नीचे भी गया और 400 के ऊपर रहा मार्केट। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट को अपने सीमित दायरे में रखेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिल रही है वो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, एफएनओ के संकेतों को देखते हुए सजित सर, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या रणनीति बनाना चाहिए? देखिए, एफएनओ में काफ़ी एक्टिविटी कल देखने को मिली। हम अगर ऑप्शन राइटिंग का देखें तो कल हमने देखा पुट राइटिंग हो रही थी 24,300, 24,400 में, और अपना जो निफ्टी है 24,400 के ऊपर जाके बंद हुआ। हाँ, कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है 24,500, 24,600 और 24,25,000 में। तो एक अगर हम देखें कि आज के डेट में जो बैंड बन रहा है वो आपका है 24,000 और 24,400 का एक बैंड है जिसमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और ऊपर की तरफ आपको 25,000 का देखने को मिल रहा है। आज आपको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी कुछ शॉर्ट्स ऐड हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। बट पुट कॉल रेशियो में हमने प्रोटेक्शंस बहुत देखे हैं कल, जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो भी ऊपर गया, 1.6 हुआ है। शॉर्ट्स एफआईएस अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं आपके मार्केट में। निफ्टी में लगभग 2,000 करोड़ के नेट शॉर्ट्स ऐड हुए थे कल, जिसकी वजह से निफ्टी का जो एफआई का ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी में वो लगभग 26,000 करोड़ के आसपास चला गया है। और निफ्टी बैंक में हमने देखा शॉर्ट्स ऐड हुए थे, और बट ओवरऑल थोड़े से जो लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहे थे उसके चलते हमने देखे कि निफ्टी बैंक में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट पोजीशन घटा है और अभी 6,000 के आसपास है। बट
ओवरऑल मार्केट की हम आउटलुक देखें तो FIs का जो शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लॉन्ग पोजीशंस घट के 16% के आसपास आ गए हैं। एक टाइम पर 23% थे, तो हम देखा कि 13 से वो 23 गए और 23 से अब 16 आ गए हैं वापस। तो मार्केट में शॉर्ट्स बहुत हैं, कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स का, तो हम कुछ एक्टिविटी देखने को मिलेगा हमको पहले फर्स्ट हाफ और पहले 1 घंटे और आखिरी के 1 घंटे में हमको थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिलेगी और थोड़ी सी कवरिंग भी होने की उम्मीद है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े से रिकवर हुए हैं। बट अगर डोमेस्टिक मार्केट में देखें तो हमारे पास अभी भी अनसर्टेनिटी रही है। ऑयल और गैस के अनसर्टेनिटी स्टॉक्स जो हैं अभी भी हैं। इसका जवाब हमारे पास अभी तक आया नहीं है। बट एक चीज़ सर्टेन है कि कुछ सेक्टर्स जो इन पे डिपेंडेंट हैं उनमें थोड़ी सी इम्पैक्ट होने की उम्मीद है। बिल्कुल सरजीत सर, ऑयल एंड गैस के अनसर्टेनिटी की आपने बात की। अब वॉर के चलते हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस शेयर्स काफी हद तक फोकस में हैं। पेट्रोनेट LNG, कतर एनर्जी को फोर्स मेजर भी जारी किया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप और इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, हम अपना LNG का जो हमारा रिक्वायरमेंट है, हमारा आधा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो है मिडिल ईस्ट से आता है LNG का। तो अगर LNG वहाँ पर स्टॉप हो जाता है, जैसे कतार एनर्जी ने किया है, कतार एनर्जी ने भी फोर्स मेजर अनाउंस किया है और पेट्रोनेट LNG ने भी फोर्स मेजर अनाउंस किया है, गुजरात गैस ने फोर्स मेजर अनाउंस किया है, क्योंकि शिपमेंट्स नहीं आ रही हैं, शिपमेंट्स अटकी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से। उसकी वजह से 2-3 चीज़ें होने वाली हैं। आपकी जो इंडस्ट्रियल गैस जो है वहाँ पर थोड़ी सी रैशनिंग हो जाएगी। उसके ऊपर डेली बेसिस पे उतना ही गैस दिया जाएगा। आप ये याद रखिए कि हमारे पास गैस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स नहीं हैं, हमारे पास क्रूड और बाकी चीज़ों के स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं। तो गैस के स्ट्रैटेजिक रिजर्व ना होने की वजह से रैशनिंग शुरू हो जाएगा इंडस्ट्रियल गैस के लिए। फिर आपके जो बाकी जो हैं कंपनी, आपके सिटी गैस कंपनीज हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि इन सारे कंपनीज को स्पॉट मार्केट से बहुत हाई प्राइस पे गैस लेना पड़ेगा, जिसका इम्पैक्ट उनके प्रॉफिटेबिलिटी में होगा। ये शायद ये प्राइस को पास ऑन भी ना कर पाए तो वो हिट उनको लेना पड़ेगा अपने मार्जिनस पे, तो वो भी एक चीज़ है। हमने देखा कि MRPL जो है अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर रहा है, फोर्स मेजर कर रहा है, क्योंकि MRPL गवर्नमेंट की कंपनी है, ONGC की सब्सिडरी है। बट ये है कि जो एक्सपोर्ट करना चाहता है प्रोडक्ट्स, वो गवर्नमेंट चाहती है कि वो देश में ही रहे, आज की डेट में एक्सपोर्ट ना हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा है बाहर भेजने से ज़्यादा। तो वो भी ये सारे मेजर्स जो हैं लिए जा रहे हैं ताकि हम इस शॉक को अब्जॉर्ब कर सकें। बट इसका इम्पैक्ट कंपनीज में काफ़ी पड़ने वाला है। स्पेशली आप देखेंगे गुजरात में जो मोरबी रीजन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेरेमिक टाइल्स वगैरह बनती हैं, वहाँ पर गैस की कमी होने लगी है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन वहाँ पर कम हो जाएगा आपका, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। तो जो इंडस्ट्रीज़ गैस बेस्ड हैं और जिनकी वजह से गैस जहाँ पर गैस की कमी होगी वहाँ पर उनकी प्रोडक्शन लेवल्स इम्पैक्ट होंगे। हाँ, एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कोल इंडिया है। हमने देखा कल कोल इंडिया ऊपर था। कोल की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि ग्लोबली कोल की प्राइसेस अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि गैस कम होता है, गैस की सप्लाई कम होती जा रही है, जिसकी वजह से आपके जो कोल की ई ऑक्शन प्राइसेस हैं वो भी बढ़ेंगे, और वो जो है अब सारे कंपनी जो पहले इंपोर्ट करते थे अब वो डोमेस्टिक को या तो कैप्टिव से लेंगे या तो कोल इंडिया से लेंगे ई ऑक्शन के थ्रू। तो वहाँ पर कोल इंडिया के लिए जो आउटपुट है वो उनका इंक्रीज़ होगा, उनका ई ऑक्शन प्राइस रियलाइजेशन भी इंक्रीज़ होंगे और उनके लिए अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल गैस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, जब तक हमको सर्टेनिटी नहीं आती कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो शिपमेंट्स हैं वो सुरक्षित निकलेंगे और जा सकते हैं शिप्स वहाँ पर, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गैस कंपनियों के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, लेकिन कोल की डिमांड बढ़ेगी, जिससे कोल इंडिया में अभी भी पॉजिटिव एक्शन दिख सकता है। सरजीत सर, एक आखिरी सवाल होगा आपके साथ। ओमनीटेक इंजीनियरिंग की आज एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चलना चाहिए?
देखिए छोटी सी कंपनी है। अगर हम देखें ओमनीटेक का तो 2600 करोड़ का आसपास का उसका वो है मार्केट वैल्यू है। अपर एंड प्राइस बैंड पे 227 रुपये का इसका प्राइस था अपर एंड पे। आईपीओ छोटा सा आईपीओ था जो वो अपने डेट को कम करने के लिए और अपने जो थोड़ा बहुत कैपेक्स हैं उसके लिए वो पैसा रेज कर रहे हैं। और ये कंपनी जो है हाई प्रिसिशन कंपोनेंट्स बनाती हैं और सप्लाई करती हैं ओईएम्स को जो कि ऑटोमेशन के लिए यूज़ होते हैं या आपके एनर्जी सेक्टर में यूज़ होते हैं या पावर सेक्टर में यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर बनाती है। कंपनी डिसेंट कंपनी है। अगर टॉप लाइन देखें तो एनुअलाइज रेवेन्यू जो है लगभग 450 करोड़ का एनुअलाइज रेवेन्यू होने की उम्मीद है इस साल। इन्होंने H1 के नंबर दिए हैं, हमने एनुअलाइज करके देखा है इसको। और एबिटा मार्जिन 30% का है और पैट जो है लगभग 50 करोड़ के आसपास का पैट रहेगा FY26 में इनका। तो वो एक डिसेंट स्मॉल कैप कंपनी के तरह है। हाँ, इसमें इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी शायद ना हो और म्यूचुअल फंड शायद आए इसमें, क्योंकि मार्जिन अच्छे हैं इसके। ग्रोथ के लिए वो कैपेक्स फंड्स रेज कर रहा है, तो थोड़ी बहुत आपको एक्टिविटी देखने को मिलेगी। कुछ फंड्स उनको रखने के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेंगे, तो आपको थोड़ी सी एक्टिविटीज़ इसमें देखने को मिलेगी। बट डिसेंट कंपनी है, उतना खास नहीं है, मतलब उतने नेगेटिव्स नहीं है इस कंपनी में। और ये क्योंकि कैपिटल गुड्स और कैपिटल सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर इसमें थोड़ी सी डिमांड रहेगी। हाँ, इसका ग्रोथ जो है आगे के लिए इन्होंने सेकेंड प्रोजेक्ट की बात की है, अपने कैपेक्स को एक्सपेंशन की बात की है। जब वो सब आएंगे आगे जाके तो वो इनके ओवरऑल रेवेन्यू को ऐड करेंगे आगे जाके। बिल्कुल सरजीत सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ओवरऑल मार्केट का सेटअप, आज के लिए स्ट्रैटेजी, ग्लोबल फ्रंट पर जो ट्रिगर्स हैं, इन सब पर विस्तार से हमसे बातचीत कर सारे इनसाइट शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारे